हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जब से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीटेट परीक्षा के परिणाम पर रोक लगाई है, जो कि पिछले वर्ष दिसंबर और इस वर्ष जनवरी के महीने में हुई थी, तब से लोगों के मैसेज और कॉल आने शुरू हो गए हैं कि सर क्या बीएड जो है प्राथमिक में 1 to 5 से बाहर हो जाएगा। खास करके जो लोग बीएड किए हुए हैं उनकी समस्या इतनी ज़्यादा है कि उनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, क्योंकि बिहार में 7वें चरण की जो बहाली है वो सर पे है। और ऐसे समय में अगर बीएड 1 to 5 से बाहर हो जाता है, जो उनके मन में डर है, तो उसके बाद क्या होगा। जितने भी प्रश्न आपके मन में बीएड से रिलेटेड होंगे, उन सारे प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि अगर बीएड बाहर होता है तो इसका 7वें चरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शुरुआत करते हैं कि क्या बीएड 1 to 5 से बाहर हो जाएगा। जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं उनका बस चले तो बीएड को आज ही 1 to 5 से बाहर करते हैं, और 1 to 5 से इसलिए बाहर करना चाहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि प्राथमिक की सीटें 1 to 5 की सीटों पर केवल उन्हीं का अधिकार है, जबकि ऐसा है नहीं। क्यों ऐसा नहीं है, जब बताएंगे तब आप लोग भी देखिएगा। 2010 से पहले जो बोल रहे हैं ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में बीएड के वकीलों ने जज के सामने रखी है, ठीक है। इसलिए ये मत कहिए कि आप अपने मन से कुछ जोर दे रहे हैं। डीएलएड का पक्ष जो वहाँ पे रखा गया था वो भी बताएंगे, और बीएड का जो पक्ष रखा गया वो भी बताएंगे, क्योंकि वही वो तर्क है जिसके आधार पर अगर आप बीएड किए हुए हैं तो अपना पक्ष लेंगे और डीएलएड किए हुए हैं तो अपना पक्ष लेंगे, ठीक है। वीडियो स्वाभाविक रूप से लंबा होगा क्योंकि इसमें विस्तार से चर्चा की जा रही है। तो वहाँ पे बीएड के वकील ने भी तर्क रखा, जो कि एक सत्य बात भी है कि 2010 से पहले भी इस देश में 1 to 5 में बीएड को मौका दिया जाता था, ऐसा नहीं कि नहीं दिया जाता था, ठीक है। और बीच में कुछ सालों के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन 2018 में एनसीईटी ने लेटर निकाल दिया कि बीएड को फिर से 1 to 5 में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि उनको ज्वाइनिंग के बाद 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। अब मेन जो विवाद है इसी बात पर है कि जो एनसीईटी ने ये लेटर निकाला था वो लेटर वैलिड था या नहीं था। डीएलएड के जो वकील थे उन्होंने पूरा साबित करने का प्रयास किया कि जो एनसीईटी ने लेटर निकाला है अपनी मनमर्जी से निकाल दिया, किसी से कंसल्ट नहीं किया, भारत सरकार की तानाशाही है, जो कुछ कहना। वकील स्वाभाविक रूप से है, उनके कपिल सिब्बल थे, कपिल सिब्बल जी कांग्रेस के पुराने नेता है, तो मोदी सरकार की जो भी नीति होगी उसका वो विरोध वैसे भी करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने यही सब चीज़ साबित करना चाहा, लेकिन वहाँ पर देखिए आप डीएलएड भी किए हुए हैं तो एक बात जान लीजिए, आप बीएड को चाहे जो भी कह दीजिए, वहाँ जो जज दोनों बैठे हुए थे, दोनों में से कोई भी जज कम से कम आपके वकील यानी डीएलएड के वकील की इस बात से तो सहमत बिल्कुल भी नहीं दिखे कि सरकार ने अपनी मनमर्जी से लेटर निकाल दिया है। ऐसा सहमत होते हुए जज नहीं दिखे, और जब जब कपिल सिब्बल इस बात को उठाते थे तब तब जब जज उनको बीच में टोक देते थे, ठीक है। जहाँ बीएड पे उंगली उठाई उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो ये बात जान लीजिए, ये सबसे बड़ी कमी रही डीएलएड की तरफ से कि डीएलएड के वकील यह साबित ही नहीं कर पाए कि यह जो लेटर है सरकार ने अपनी मनमर्जी से निकाल दिया है, और इस लेटर को निकालने में यानी कि बीएड को शामिल करने के लिए जो लेटर निकाला है इसको शामिल करने में किसी तरह की कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन किया है। ये बात वो साबित अंतिम दिन तक नहीं कर पाए, ठीक है। अब आते हैं बीएड के बारे में कि बीएड के वकील ने जो पक्ष रखा तो उसमें कमी क्या रही। बीएड के वकील यह साबित नहीं कर पाए कि आखिरकार जो आप बोलते हैं कि डीएलएड के किए हुए अभ्यर्थियों की कमी, तो डीएलएड किए हुए अभ्यर्थियों की कमी है तो कमी कहाँ से है, साबित कीजिए। बीएड के वकील इस बात को साबित नहीं कर पाए, ठीक है। अंत समय तक उनको कठिनाई हो रही थी साबित करने में, और जो तर्क प्रस्तुत भी कर रहे थे तो जज उससे सहमत नहीं दिख रही थी। हैरानी की बात यह है, बीएड और डीएलएड दोनों जो अभ्यर्थी हैं, आप दोनों आदमी एक बात को जान लीजिए, हैरानी की बात एक ये भी है कि जज साहब को ये पता ही नहीं था, अंतिम दिन तक नहीं पता था, अंतिम आधे घंटे में उनको ये बात पता चली कि जो लोग बीएड किए हुए हैं उनको भी 1 to 5 में नियुक्त होने के लिए सीटेट की परीक्षा पास करनी होती है। ये बात जज साहब को अंतिम दिन अंतिम आधे घंटे तक नहीं पता था। दूसरी बात जो जज साहब को अंतिम दिन अंतिम आधे घंटे तक नहीं पता था वो यह है कि उनको पता ही नहीं था, जज साहब को ये लग रहा था कि प्राथमिक का मतलब केवल, जज साहब को ये लग रहा था कि प्राथमिक का मतलब 1 to 8 तो है, लेकिन 1 to 8 में उनको ये लग रहा था कि बीएड 1 to 8 में किसी में भी अलाउ नहीं है, ठीक है। और बीएड को ज़बरदस्ती 1 to 8 में शामिल किया जा रहा है, जज साहब को ये लग रहा था। लेकिन अंतिम आधे घंटे में बीएड के वकील ने जज साहब के सामने साबित कर दिया कि जज साहब इस गलतफहमी में मत रहिए, 6 to 8 में बीएड हमेशा से था,
हर एक 6 to 8 में बीएड हमेशा से था, हर एक राज्य में था और इससे कोई समस्या भी नहीं है। तो जज साहब जब ये बात जाने थे तो चौंके। जिनको मेरी बात पर एकदम विश्वास न होता होगा, जाइएगा 12 जनवरी का यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, 12 जनवरी का जो कोर्ट का प्रोसीडिंग होगा उसको आप लाइव देख सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा। तो जज साहब इस बात से चौंके और जज साहब को ये बताया गया कि 1 to 5 को प्राथमिक और 6 to 8 को उच्च प्राथमिक कहा जाता है। यानी कि प्राथमिक में तो बीएड हमेशा से है, ऐसा नहीं है कि बीएड प्राथमिक में नहीं है। समस्या केवल इतनी है कि 1 to 5 में कुछ वर्षों के लिए जो हट गया था, जो हम बता रहे हैं कि 2010 के बाद से 2018 तक बीएड को शामिल नहीं जो किया जा रहा था, तो इसको शामिल करने के लिए एनसीटी ने जो लेटर जारी किया है, ये लेटर वैलिड है या नहीं है। मुख्य समस्या तो इतनी ही थी, इसको साबित करना था और जिसको बीएड के वकील ने बखूबी साबित किया। और जज साहब इस बात से कन्विंस दिखे। विश्वास कीजिए, नहीं कह रहे, बार बार कह रहे, नहीं विश्वास है तो जाके उस प्रोसीडिंग को देख लीजिए। और स्वाभाविक बात है, जो लोग डीएलएड किए हुए वो लोग तो डीएलएड का ही पक्ष लेंगे, वो तो नीचे कमेंट करेंगे ही कि आप गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन बीएड वाले की में भी जो कमी देखी वो बात आपको बताए हैं कि बीएड के वकील कहीं भी ये साबित नहीं कर पाए कि राज्यों में डीएलएड किए हुए अभ्यर्थियों की कमी है। ठीक है, भले बाद में उन्होंने रिटेन आर्गूमेंट में जो सबमिट करना था उसमें लिख के दे दिया हो, वो अलग बात, लेकिन जो बहस चल रही थी उस बहस में ये बात शामिल नहीं कर पाए। अभी तो आप दोनों पक्ष का मामला सुन लिया, अब आगे आइए। ठीक है, अब है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार पे भी लागू हुआ। सबसे होशियार विद्यार्थी बिहार में जो है ना, वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो बिहार पर लागू ही नहीं होता है। मैं तो ऐसे अभ्यर्थियों से बिल्कुल तंग आ गया हुआ हूँ जो शिक्षक बनने वाले हैं और सीटेट आप कैसे क्वालिफाई कर गए जब आपको ये भी नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस देश के हर एक नागरिक, हर एक आदमी को मानना पड़ता है। ठीक है, हर एक राज्य सरकार को मानना पड़ता है, चाहे वो बिहार सरकार हो या फिर दिल्ली सरकार हो। सबसे होशियार विद्यार्थी क्या कहता है कि अरे दिल्ली में तो अलाउ कर दिया है, बिहार में तो छठा चरण में अलाउ किया था, तो बिहार पर तो मामला ही लागू नहीं होगा क्योंकि ये तो राजस्थान का मामला है। अरे मेरे भाई, समझिए इस बात को। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बीएड मान्य है 1 to 5 में, तो ये बात हर एक राज्य पर लागू होगा। अगर कह दिया कि बीएड 1 to 5 में मान्य नहीं है, तो ध्यान रखिएगा मेरी बात कि फिर कोई भी राज्य सरकार नहीं है, कोई माई का लाल नहीं है इस देश में कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि बीएड 1 to 5 में अलाउ नहीं है तो आपको अलाउ करवा देगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसलिए आगे से ये प्रश्न मत उठाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या बिहार पे लागू होता है कि नहीं होता है। अब इसमें कई बातें हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट यह कह दे, मान लीजिए कि हर एक राज्य सरकार अपने हिसाब से डिसीजन ले लें कि हमको अपने राज्य में लागू करना है कि नहीं करना है, ये बात अगर हर एक राज्य सरकार अपने हिसाब से तय कर ले, तब तो फिर बिहार में आराम से होगा बीएड 1 to 5 में अलाउ, क्योंकि छठे चरण में फिर हुआ था तो यहाँ पर तो होगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, हम हर एक राज्य के लिए एक ही ऑर्डर जारी कर रहे हैं जिस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि बीएड 1 to 5 में अलाउ नहीं होता है, तब समस्या है। और ये फैसला कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, इधर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश 140 करोड़ लोगों पे लागू होगा। कोई भी इस फैसले को नहीं बदलवा सकता है सिवाय खुद सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट खुद चाहे तो आप लोग रिव्यू पिटीशन लगाइएगा, उस रिव्यू पिटीशन में फिर जो उनको निर्णय लेना होगा वो करेंगे। ये बहुत दूर की बात है। ठीक है, वहाँ तक अब क्या फैसला आएगा, उन लोग क्या फैसला देते हैं नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत दूर की बात है। ये जो बिंदु था कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार पर लागू होता भी है कि नहीं होता है, इसको समझाने के लिए हम ये उदाहरण दिए हैं। चलिए अब और आगे चलते हैं। अब है कि फैसले में देरी क्यों हो रही है, ये एक प्रमुख बिंदु है। देखिए, फैसले में देरी क्यों हो रही है, क्योंकि 90 दिन का तो फैसला रिजर्व हो गया, तो 90 दिन तक तुम लोग को फैसला दे देना चाहिए। ऐसा कल भी बताए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ऐसा नियम 2001 में बनाया था, लेकिन ये सामान्य है, ऐसा नहीं है। जानते ही जब सुप्रीम कोर्ट है तो उनके ऊपर किसका नियंत्रण चलेगा। ठीक है, अगर 90 दिन में नहीं देती है तो या 120 दिन में देती है तो आप क्या कहिएगा कि नहीं 90 ही दिन के अंदर दे दीजिए। 90 दिन के बाद एक सामान्य प्रक्रिया है कि दोनों पक्ष के वकील सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने एक एप्लीकेशन देंगे कि हम लोग प्रभावित हो रहे हैं, देश के लाखों अभ्यर्थी से प्रभावित हो रहे हैं कि कृपया फैसला जल्दी दे दीजिए। आप तो केवल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो 90 दिन पूरा हो रहा है 12 अप्रैल को। ये भी तब पूरा हो रहा है जब आप होली की छुट्टी या रामनवमी की छुट्टी, ये सारी छुट्टियों को उसमें शामिल कीजिएगा। तब अगर इन छुट्टियों को निकाल दीजिएगा तो अभी 90 दिन पूरा नहीं हुआ है मेरे भाई।
इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि 12 अप्रैल तक फैसला ही जाएगा। ठीक है, पहला तो बात ये है। दूसरा है कि फैसले में और देरी क्यों हो रही है, इसको समझना हो तो एक बार विस्तार से जनवरी के महीने में भी समझाए थे। जो लोग बाद में जुड़े हैं या फिर नहीं सुन पाए थे उस समय, दोबारा समझ लें। एक फैसला आया था 2020 या 21 में फैसला था, अभी थोड़ा मिसमाइंड हो रहा है साल, मान के चलते हैं 2021 में एक फैसला आया था। ये मामला था उत्तर प्रदेश का था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक केस था, राम शरण मौर्य का केस था। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला था, इस शिक्षक भर्ती के मामले में केस हुआ था वहाँ पर। और इस केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी वहाँ के अभ्यर्थियों ने। वो हालांकि अर्जी दूसरे संदर्भ में थी, ठीक है, मामला दूसरा था, लेकिन उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी फैसला किया कि क्या बीएड को 1 to 5 में शामिल करने के लिए एनसीईटी ने जो लेटर जारी किया था, वो लेटर वैलिड है भी या नहीं है। ध्यान रखिएगा मेरी बात। ये जो मामला आज सुप्रीम कोर्ट में गया है कि एनसीईटी का लेटर वैलिड है या नहीं, एनसीईटी ने जो बीएड को शामिल कर लिया है 1 to 5 में, क्या ज़बरदस्ती शामिल कर लिया है, क्या किसी कानून का उल्लंघन करके शामिल कर लिया है, इस बात पर तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी भाई मेरे 2021 में फैसला दे चुका है। कौन सा मामला था? राम शरण मौर्य का मामला था। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला था। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आराम से धूमधाम से उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती हुई। वो लोग बीएड किए हुए अभ्यर्थी 1 to 5 में नियुक्त भी हुए, 2 साल से वेतन भी उठा रहे हैं। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट अगर आज कह देती है कि बीएड को निकाल दीजिए तो क्या करना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट को 1 to 5 में बीएड में जो लोग नियुक्त हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, उन लोगों को निकालना पड़ेगा। केंद्रीय विद्यालय में 2018 में 1 to 5 में जो लोग नियुक्त हो गए हैं उनको निकालना पड़ेगा। बिहार में छठे चरण में बीएड के आधार पर 1 to 5 में जो नियुक्त हो चुके हैं उनको निकालना पड़ेगा। और भी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है कौन कौन से राज्य। हाँ, अभी मध्य प्रदेश में जो लोग नियुक्त हो चुके हैं उनको निकालना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में जो लोग नियुक्त हो चुके हैं उनको निकालना पड़ेगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में भी शायद शामिल किया गया था। हाँ, पश्चिम बंगाल में भी बीएड को शामिल किया गया था। शायद भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई है या नहीं हुई है, मुझे इस बात का ध्यान नहीं है, आप लोग ही कमेंट करके बताइएगा। उनको निकालना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मेरे भाई कितनी समस्या हो जाएगी? कहने का मतलब कि बीएड को निकालने के लिए कम से कम 2 लाख लोगों को नौकरी से निकालना पड़ जाएगा। आप बताइए, क्या यह फैसला देना इतना आसान है कि आप 2 लाख ऐसे लोगों को नौकरी से निकाल दीजिए जो 2 साल से वेतन उठा रहे हैं। बेरोजगारी की स्थिति यह है इस देश में कि एक तो नौकरी मिलती नहीं है, और जिनको नौकरी मिल गई उनको आप निकाल दीजिएगा 2 साल से। तो ये संभव है? आप ही बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट को देरी क्यों हो रही है फैसले में? क्योंकि उनको अपने ही फैसले का रिव्यू करना है। किस फैसले का रिव्यू करना है? 2021 में जो राम शरण मौर्य का फैसला दिया था, और उस समय जो जिन जज साहब ने फैसला दिया था, बाद में वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने, मुख्य न्यायाधीश भी बने। एग्जैक्ट अभी नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, थोड़ा माफ़ कीजिएगा, ध्यान में नहीं आ रहा उन जज साहब का नाम। तो सुप्रीम कोर्ट को क्या करना है? अपने ही कोर्ट के दिए हुए पूर्व के फैसले को पलटना है या फिर उसको संशोधित करना है। अगर आप डीएलएड के अभ्यर्थी हैं तो ये जानिए कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को संशोधित करना चाहती है। संशोधन करेगी तब ना नया फैसला देगी, क्योंकि उस मामले में ऑलरेडी जज साहब ने कह दिया था कि बीएड 1 to 5 में बिल्कुल वैलिड है। और उस फैसले के एक बड़ी अच्छी लाइन आपको बताते हैं। उस फैसले को देते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने ये कहा था कि 1 to 5 में बीएड को जो वैलिड किया है एनसीईटी ने लेटर निकालकर, यह एनसीईटी ने पूर्णतः अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए किया है और इस बात पर कोई भी विवाद नहीं उठना चाहिए कि बीएड को 1 to 5 में शामिल अगर किया गया है तो ये गलत तरीके से शामिल किया गया है। ऐसा कोई विवाद नहीं है। नहीं विश्वास हो, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर चले जाइए, फैसले की कॉपी निकालिए और पढ़िए। लेकिन आप नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि पढ़ेंगे तब तो आपको डर लगेगा। ठीक है, इसलिए आप नहीं पढ़ेंगे। तो खैर, ये एक वजह है फैसले में देरी की। मामला कैसे शुरू हुआ है, वीडियो चूँकि लंबा हो गया इसलिए दोबारा नहीं बताएंगे। राजस्थान से मैटर शुरू हुआ था, और आपको जान के हैरानी होगी कि मैटर जिस राजस्थान से शुरू हुआ, उसी राजस्थान में भाई मेरे दोबारा से शायद इसी साल या पिछले साल सेम जज की बेंच ने, जिस हाईकोर्ट, ये जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला था, फिर से सुनिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो क्या आपका ज्ञान तो बढ़ेगा। जोधपुर हाईकोर्ट ने
फैसला दिया था कि बीएड को 1 to 5 से आप बाहर निकाल दीजिए, और उसी जोधपुर हाई कोर्ट ने, उसी जज साहब ने जिनने कहा था कि बीएड को 1 to 5 से बाहर निकाल दीजिए, उन्हीं जज साहब ने फिर से इसी साल या पिछले साल, एग्जैक्ट डेट ध्यान में नहीं है, फैसला दिया कि बीएड वाले अगर ब्रिज कोर्स कर लेते हैं तो उनको 1 to 5 में नियुक्ति की अनुमति दी जाए। तो मेरे भाई आप बताइए, सेम जज साहब ने, जोधपुर हाई कोर्ट के सेम जज साहब ने एक बार बीएड को निकाल दिया, और सेम जज साहब ने एक बार कह दिया कि बीएड को 1 to 5 में अगर ब्रिज कोर्स कर लेते हैं तो शामिल कर दीजिए। अब हम क्या कहें? अब आप लोग खुद समझदार हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि अगर बीएड बाहर होता है तो इसका 7वें चरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत देर से लोग वीडियो देख रहे होंगे, कुछ डीएलएड के अभ्यर्थी तो कह रहे होंगे कि खाली बीएड का पक्ष लिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब डीएलएड के एंगल से देख लेते हैं। अगर बीएड बाहर होता है तो इसका 7वें चरण पे क्या असर पड़ेगा। तो 7वें चरण में आपको पता है कि प्राथमिक में 80,000 सीटें हैं, ठीक है। कभी भी मेरे भाई 6 to 8 में सीटें किसी भी राज्य में कम आती हैं, ठीक है। 6 to 8 में इस 80,000 में मेरा ख्याल है अभी तो रोस्टर वगैरह बना नहीं है, ठीक है। तो एक अनुमान अगर लगाया जाए तो अधिक से अधिक 30 से 40,000 सीटें होंगी। प्रत्येक अभ्यर्थी इस बात को बहुत गौर से देखें। 6 to 8 में अधिक से अधिक कितनी सीटें होंगी? 30 से 40,000। और 1 to 5 में कितनी सीटें होंगी? 40,000 तो श्योर है 1 to 5 में सीट होगी, ठीक है। तो 30 से 40,000 आप मान सकते हैं कि 6 to 8 में सीटें हैं। अब क्या होगा सो देखिए, ये 6 to 8 में आपने जो 30 से 40,000 सीटें देखी, ये तो विषयवार डिवाइड होगा, यानी कि इनमें से बहुत सारी सीटें हिंदी की होंगी, ठीक है। फिर सीटें अंग्रेजी की होंगी, ठीक है। फिर सीटें जो होंगी वो आपको विज्ञान की होंगी। फिर जो सीटें हैं संस्कृत की सीटें होंगी। फिर उर्दू की सीटें होंगी, ठीक है। और कोई विषय का नाम नहीं आ रहा हो तो आप लोग बता दीजिएगा। तो क्या है कि 40,000 सीट, 30,000 सीट है। 6 to 8 में कम ही सीट आता है भाई, 40,000 में बहुत बोल दिए। 30,000 सीट है, 30,000 सीट को आप क्या कीजिए कि इन्हें विषयवार बांटिए। इसमें संस्कृत है, इधर उर्दू छूट गया है, ठीक है। ये विषयवार बांटिए तो 5 विषय है, ठीक है। तो प्रत्येक में अगर बांट देते हैं तो 30,000 को अगर आप 5 से बांटते हैं तो लगभग 6,000 सीटें औसतन 6,000 सीटें प्रत्येक विषय में होंगी। कहने का मतलब 6,000 सीटें हिंदी में होंगी, 6,000 सीटें इंग्लिश में होंगी, 6,000 सीटें विज्ञान में होंगी, 6,000 सीटें संस्कृत में, या 6,000 उर्दू में। ये एक एवरेज है, चूँकि अभी इस तरह का कोई रोस्टर है नहीं, इसलिए बस समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। सबसे होशियार आदमी कहता है कि आप आंकड़ा ही गलत बता दिए। जब सरकार ने अभी आंकड़ा जारी नहीं किया है तो समझाने के लिए बस अनुमान ही लगा के बता सकते हैं ना, ठीक है। तो 6,000 का औसत लेके चल रहे हैं। जैसे कि इसमें देखिए 6,000 संस्कृत में बोल दिए, जबकि संस्कृत में इससे कम होता है, बहुत ही कम होता है। उर्दू में भी इससे कम होता है, विज्ञान में थोड़ी ज़्यादा सीटें होंगी, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सब्जेक्ट छूट गया है, खैर आप लोग बाद में देखिएगा। अब देखिए कि प्रत्येक विषय में 6,000 सीट है। ये भी अगर मान के चला जाए तो क्या है मेरे भाई मेरे, कि प्रत्येक विषय की जो 6,000 सीट है, इनमें आप क्या कीजिएगा कि जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि विज्ञान में 6,000 सीट, ठीक है। इन 6,000 सीट में से आधी सीटें तो महिलाओं की है, आपको भी पता है कि 3,000 सीटें तो महिलाएं की है, 3,000 सीटें ही ना पुरुषों की हैं, क्योंकि महिला आरक्षण है 50%, ठीक है। अब 3,000 सीट मान लीजिए कि महिलाओं की है, 3,000 सीट पुरुषों की बची। तो अगर मान लीजिए कि ये पुरुषों की सीटें हैं तो इन पुरुषों के सीटों में भी तो आरक्षण लागू होगा। एससी का आरक्षण है, एसटी है, बीसी है, ईबीसी है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है। तो आप मान के चलिए, ठीक है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस वगैरह लिख दिए। आप मान के चलिए कितनी कैटेगरी हुई, 1 2 3 4 5 6 कैटेगरी हुई, ठीक है। कहने का मतलब 3,000 को अगर आप 6 कैटेगरी में बांट दीजिएगा रिजर्वेशन के हिसाब से, तो मेरा ख्याल है औसतन प्रत्येक कैटेगरी में शायद 700 से 800 सीट पड़े, ठीक है। औसतन बोले हैं तो 700 सीट अगर आपको केवल विज्ञान की मिलती है तो कितने अभ्यर्थियों का होगा, आप ही बताइए। अगर आप बीएड किए हुए हैं और केवल 700 सीटें मिलती हैं आपको औसतन, हो सकता है बढ़ा के भाई मेरे 700 से 1,000 भी हो जाए, इसलिए मत कहिएगा कि केवल 700 ही बोल रहे हैं। समझाने के लिए बार बार कह रहे हैं कि उदाहरण दे रहे हैं। आपके पास कितनी सीटें बची, 700 सीटें बची। तो 700 सीटों पर किनका होगा, उन्हीं लोग का होगा ना जिनका मेधांक एकदम 76+ में जाए, उन्हीं लोग का होगा अगर ये हाल रहा तो, ठीक है। अगर
बीएड को बाहर कर दिया गया 1 to 5 से, तब तो स्वाभाविक बात है कि सब बीएड वाले 6 to 8 में ही आएंगे, मारामारी ही बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर बीएड 1 to 5 में रहता तो बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका 6 to 8 में नहीं होता तो उनका 1 to 5 में भी हो जाता। और आपको हकीकत बताएं, इतने जितने भी योग्य अभ्यर्थी हैं जिनका मेधांक मेरा ख्याल है कि 60+ में बन रहा है 60-40 के अनुसार, उनका हो जाना चाहिए। चाहे वो बीएड किए हुए हों, डीएड किए हुए हैं, सीटें पर्याप्त हैं। 80,000 सीटें कम नहीं होती है। छठे चरण में 94,000 सीटें थी, जिनमें से 42,000 भी भर पाई। इस चरण में अगर गर्दन से गर्दन भी जोड़ के आदमी को बिठा दीजिएगा तो भाई मेरे 80,000 सीटें कम नहीं होती। कहाँ से लाइएगा 80,000? अब मान लीजिए कि आप कहिए कि 3-4 लाख लोग सीटेट पास है। अरे भाई 3-4 लाख लोग पास हैं तो उनमें से 2-3 लाख आदमी ऐसा है कि जो कि 2012 से करके पास, उनका चौथा चरण में नहीं हुआ, 5वां चरण में नहीं हुआ, छठा चरण में नहीं हुआ, आज उनका 7वां चरण में हो जाएगा। 7वां चरण में इसलिए हो जाएगा क्योंकि उनका मेधांक अचानक से ऊंचा हो गया। कैसे हो गया भाई? आपके पहले के 3 चरण में नहीं हुआ, 7वां चरण में चमत्कार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम प्रभाव बताए हैं। इसीलिए अब ये मत कहिए कि सर बीएड का पक्ष ले लिया, डीएड का पक्ष ले लिए। जो भी आपको उचित लगता हो, अब फैसला स्वयं अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। इंतज़ार तो हम लोग को भी रहेगा। एक बात हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि कम से कम वो लोग हमको सुरक्षित लगते हैं जो लोग बीएड के आधार पर कहीं न कहीं नौकरी पा चुके हैं। उन लोगों को निकालना मुश्किल काम है। सुप्रीम कोर्ट भी दया दृष्टि दिखाएगी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट पहले से भी करती आई है अनेक मामलों में कि जिन लोगों की नौकरी हो चुकी है उन लोगों को नहीं निकालती है या फिर उन लोगों पे नरमी बरतती है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और फिर वही सवाल रह जाएगा कि अगर पुराने वाले लोगों को बीएड के आधार पर नौकरी मिल सकती है तो नए लोग जिन्होंने बीएड कर लिया है वो क्या पाप कर लिए हैं? ठीक है, तो आप ही बताइएगा कि क्या बीएड किए हुए अभ्यर्थियों ने पाप किया है या नहीं किया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।